मैं हूँ इमरान वसीम। आज इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि हुकूमत जो नई आईनी अदालत कायम करना चाहती है उसका सरबराह कौन होगा, उसके चीफ जस्टिस कौन होंगे, इस हवाले से हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है। दूसरा हम बात करेंगे कि जो सिविलियन का मिलिट्री अदालतों में जो ट्रायल का मामला है, आजकल इमरान खान साहब के भी मिलिट्री ट्रायल की बात की जाती है, तो उस हवाले से भी एक अहम खबर है। उसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उन पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जांसेब अब्बासी साहब। जांसेब अब्बासी साहब को भी वेलकम करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में। वकला का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर वकला इकट्ठे हुए थे और ये जो आइनी तरमीम है इस हवाले से वकला की जानिब से अपनी तजावीज़ दी गई हैं। और इस तकरीब में वज़ीर कानून आज़म ज़ीद तारड़ साहब भी मौजूद थे। इस तकरीब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फ़ारूक एच नाइक वो भी मौजूद थे। और आपको बताते चलें कि फ़ारूक एच नाइक जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो जांसेब अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि ये आज जो कन्वेंशन कह लें, सेमिनार कह लें, जो मुनक्कद किया गया था, इसका मकसद क्या था? पहले तो इस पर आप बात करें, फिर इस पर भी आ जाते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इसमें क्या बात हुई है, और फिर जो सवाल पूछे गए वज़ीर कानून आज़म ज़ीद तारड़ साहब से, उन सवालों का क्या जवाब वो तसल्ली बख्श दे सके या फिर उनको सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। पहले तो तकरीब के हवाले से बताएँ। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। बहुत अहम इवेंट ये इस वजह से भी है कि बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही थी कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम या आइनी पैकेज है उसको खुफिया रखा जा रहा है, और कम अज़ कम ये बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स की हद तक ये डिस्कशन हो रही थी कि कम अज़ कम इस इशू के ऊपर ओपन डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि वकला एक स्टेक होल्डर तो है ना इस पूरे प्रोसेस में, और उनकी भी राय इस मामले के ऊपर आनी चाहिए। तो पहली मरतबा हमने देखा कि वो जो पूरा जुडिशल पैकेज था या जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है वो खोल के रख दी गई है, और न सिर्फ वो वकला के सामने रखी गई है बल्कि वो मीडिया के ज़रिए आम आवाम तक भी अब पहुंच गई है कि एग्जैक्टली वो आइनी तरमीम क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं और इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये पूरी तफसील जो है वो इसमें बयान की गई है। सबसे आप कुछ उस पे आने से पहले जांसेब अब्बासी साहब, आपको ये नहीं लगा कि जो हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाह रही थी, जो मैं समझा हूँ कि इस सेमिनार से एक चीज़ जो वाज़ेह हुई है कि जो हुकूमत आइनी तरमीम लाने जा रही थी और फिर उसमें जो नंबर गेम का मसला पड़ा और मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ रिजर्वेशन सामने आए, इस सेमिनार से जिस तरीके से इसमें वकला के नुमाइंदों ने, मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की है, वज़ीर कानून ने शिरकत की है, एक बात तो ये वाज़ेह होती है कि आइनी तरमीम वाला मामला ख़त्म नहीं हुआ। आइनी तरमीम आएगी। मुजवज़ा आइनी तरमीम बेशक अभी कुछ दिनों के लिए पीछे चली गई है, पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी का मामला पीछे चला गया है, लेकिन हुकूमत अभी भी पुरअज़्म है कि ये तरमीम हमने पास करानी है, ख़ास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में अब की बार इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और मुझे ये लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, मुझे ये लग रहा है कि जैसे पहले खबरें आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आइनी तरमीम की तश्कील के हक़ में है, आइनी अदालत की तश्कील के हक़ में है। अच्छा, यहाँ पे एक इशू ये आ रहा था, दो एतराज़ किए जा रहे थे। एक एतराज़ ये किया जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ ये था, और जो कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि ये 68 साल जो एज रखी गई है इसलिए रखी गई है कि इसमें काजी फैसल साहब को अकोमोडेट करना है, वो 65 साल की एज में रिटायर होंगे, इधर इनको आइनी अदालत का सरबराह बना दिया जाएगा। लेकिन आज तो इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए। जी, न सिर्फ एतराज़ात उठाए गए बल्कि इसका बड़ा माकूल जवाब दिया वज़ीर कानून आज़म ज़ीद तारड़ साहब ने। उन्होंने ये कहा कि अभी ये मामला अब ओपन एंडेड है, अभी ये तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो ये बड़ा आसान था कि हम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बना देते, लेकिन तरमीम में लिख देते। हाँ, या हम लिख देते कि यही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है यही आइनी अदालत के सरबराह भी होंगे, लेकिन हमने ये मामला ओपन हैंडेड रखा। फिर एक एतराज़ ये आ रहा था कि 65 साल से बढ़ाकर उम्र 68 साल आइनी अदालत के सरबराह की या जजिस की क्यों की गई। उसका भी उन्होंने बड़ा माकूल जवाब ये दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम 65 साल की हद इसका मुकर्रर करते तो हम सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ जजिस लेते तो कल कहीं ऐसा होता कि कुछ जजिस 3 महीने के बाद 6 महीने बाद अगर वो रिटायर हो जाते तो फिर बाद में इश्यूज़ बनते। तो इसलिए हमने ये एज जो है वो 65 से बढ़ाकर
68 साल या 67 साल जो भी चीज़ें चल रही है उस पर की। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और एक बड़ी खबर है, और ये अभी मामला ओपन हैंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी जब ये बातचीत होगी और उस तमाम स्टेक होल्डर्स में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जब बातचीत होगी तो उसमें ये चीज़ तय की जा सकती है। अच्छा जी, फिर एक एतराज़ ये ज़रूर हो रहा था कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है इसके अंदर पार्लियामेंटेरियन को क्यों इसमें ऐड किया जा रहा है या अरकान असम्बली को क्यों ऐड किया जा रहा है? नहीं, एतराज़ ये आ रहा था कि आपने मतलब जो एतराज़ आने वाला एक वकील था जो मुझे समझ आया, जाज़र खान साहब आपको साथ लेके चलते हुए, वो वकील ये कह रहा था कि आपने जो आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर करना है या चीफ जस्टिस जिसको लगाना है, आपने वो अख्तियार सदर को दे दिया है, आपने वो अख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके ऊपर हमारा एतराज़ है। तो उस पर फिर वज़ीर कानून आज़म ने इस तरह ने कहा कि हमने ये जो तरीक़ाकार है कि चीफ जस्टिस की तैनाती आईनी अदालत में कैसे होगी, इसको भी हमने ओपन रखा है। नीचे एक पार्लिमानी कमेटी होगी, उस कमेटी में पार्लियामेंटेरियंस होंगे और फिर वो हुकूमत के अपोजिशन के और उसमें यार मेरा मशवरा आप मान लें, मेरा मशवरा आप दोनों मान लें और ये काटना नहीं है। आप मंसूर अली शाह साहब से सुलह कर लें, ठीक है। टोटल गिन के आपके पास 35 दिन रह गए, आप सुलह कर लें मंसूर अली शाह साहब से, ठीक है। ये मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा है। आपको पता है मैं भावलपुर से हूँ, आप भी भावलपुर से हैं। मेरी आज तक फेसबुक पे एक आपके बारे में पोस्ट मौजूद है। मुझे बताएं, जब मौसम बड़ा अच्छा था, मुझे ये बताएं, सलीम जान साहब को बीच में ले आएंगे। सलीम जान साहब आप आ जाएं। नहीं आप आप आए, आप खुद आए हैं, आप आए, आप अंदर आए, अंदर आए, इधर आए, इधर आए, आ जाए, आ जाए, इधर आए, इधर आए, सॉरी यहाँ पे इधर आए जी, इधर आए, इधर आए, सॉरी सर। इधर आए। पहले तो आप ये बताएं कि आपको खबर किसने दी है कि इमरान वसीम साहब का कोई मंसूर अली शाह साहब के साथ झगड़ा है? पहले तो इस पे आए। यार ये जो आपकी खूबसूरती है ना, खुदा की कसम, मैं इसीलिए कहता हूँ मैंने आपसे सीखा है। नहीं, मुझे बताएं कुछ झगड़े वाली आप खबर दे रहे हैं ना कि आप उनके साथ सुलह कर लें। आप ये बताएं कि मेरा उनके साथ झगड़ा कब हुआ? चलिए ये क्लिप आपके बहुत हक में जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, आप अब आपके पास बोलने को बात ही नहीं है भाई, और आप देखें मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला है वो अकेले मंसूर अली शाह साहब का नहीं है, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला देखें, वो 8 जजेस का फैसला है एक और उन 8 जजेस के फैसले पे हमने भरपूर तनकीद की है, आगे आने वाले दिनों में भी करेंगे, माजी में भी करते रहे, रिसेंटमेंट पास में भी की और आज भी कर रहे हैं कि वो फैसला जो मांगा गया था वो नहीं दिया गया और जो जिनको दिया गया वो लेने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज के अदालत में कह रही थी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। तो नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारा मंसूर अली शाह साहब से क्या इख्तलाफ हो सकता है? हाँ, देखें जजमेंट के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी जज के साथ आपका जाती इख्तलाफ हो नहीं सकता। क्या आप बताएं कि आपने ये कैसे कहा कि मेरी उनके साथ कोई झगड़ा है? सर वो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनी है जिसमें उन्होंने कहा कि किसने बनाई है? वो कोई बनी होगी जैसे बनाते हैं। ये क्या वो बनी उसमें था कि काजी साहब के साथ 4 जज और 5 रिपोर्टर रह गए सिर्फ, ठीक है। और उसमें दूसरे नंबर पे आपका नाम। किसने बनाई वो रिपोर्ट दिखाएं मुझे, ठीक है कहाँ ना? पे है वो रिपोर्ट दिखाएं, वो रिपोर्ट दिखाएं मुझे कहाँ पे है? मेरे सोर्स ने बताया, आप जाहिर है आपका सोर्स वो तो नहीं है जो कहता है कि 2300 रुपए ट्वीट के लेते हैं? ठीक है यार, मेरी बात सुने, और वो रेट बढ़ गया है, अब 2300 नहीं है, अब ज्यादा हो गया महंगाई के। सर सुने ना, फिर जिसने 2300 रुपए ट्वीट का इल्जाम लगाया था उसने माजी में आप पे भी इल्जाम लगाया था कि आप 50,000 रुपए महाना लेते हैं व्लॉग्स करने का। यार वो अच्छा रेट था 50,000 वाले, 2300 महाने का, ठीक है। महाना हो जैसे हो, चलो 50,000 रीजनेबल है, 2300 ठीक नहीं है। तो बहरहाल आपने बेहतर ये है कि मामलात अपने ठीक करें। सर मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है मंसूर अली मैं आपसे कह रहा हूँ कि घबराना आपने नहीं है। आप मुझे अच्छा मेरा एक सवाल है, जो इंटेलिजेंस के कोड का आपने हवाला दिया, आप समझते हैं कि हमें इस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट को यार हम देखें यहाँ पे लाइटर नोट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इनके साथ इमरान वसीम साहब के साथ मेरा प्यार मोहब्बत है, तो इसलिए मैंने बात की। तो मैंने तो आपको देखा तो मैंने कहा चलें ज़रा। अच्छा वैसे आप चुल करने आ गए थे? यार मैं तो आपके पास करने आ गए यार देखें, आपके बारे में मेरी एक फेसबुक पोस्ट मौजूद है, जिस दिन वो मेमोरी में सामने आई, वो उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा जी मौसम बड़ा शानदार है, भावलपुर ना सही तो भावलपुर वाले से, तो इनके साथ मैंने एक सेल्फी लगाई थी और इनके बारे में ये देखें, आप देखें तो अब आप यहाँ पे आ जाए। चलें, जो आपने मंसूर अली शाह साहब, आपका और मेरा थॉट्स का इख्तलाफ रहता है? बिल्कुल रहता है। ऐसे ही कभी आपका और मेरा ज़ाती इख्तलाफ हुआ? बिल्कुल ज़्यादा इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है जो आपका एक मौक़िफ़ है उसका इख्तलाफ होता है, और वो है ज़ाहिर है आप तारीख़ के गलत रुख की तरफ खड़े हैं, तारीख़ की गलत साइड पे खड़े हैं, और हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप तारीख़ की दुरुस्त साइड पे आ जाएं। और नहीं करना चाहिए था आपने काजी साहब के लिए जो कश्तियाँ चला के आप इतने आगे चले गए, नहीं जाना चाहिए। ये जो अभी तो आपने तारीख के मैं अभी ये समझता हूँ आपको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए,
آپ کو 25 کروڑ لوگوں کے مفاد کی بات سوچنی چاہیے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کیونکہ قاضی صاحب کو ایک موقع پہ سپورٹ کیا تو آپ ہمیشہ میں نے ان کو سپورٹ ہی کرنا ہے. تو بہرحال میرا خیال ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ تاریخ کے درست سمت پہ آ جائیں, کیونکہ جو مورخ ہے نا وہ بڑا ظالم ہوتا ہے, نہ اس کو اغوا کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو ننگا کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے. تو مورخ جو لکھتا ہے وہ مورخ تو یہ لکھے گا نا جو ابھی آپ نے خبر دی, ابھی جو آپ نے ایک نیا آپ نے کہا نا کہ آپ تاریخ کے غلط سائٹ کے اوپر کھڑے ہیں, یہ اسی طرح کا آپ کا دعویٰ ہے جیسے ابھی آپ منصور شاہ اور شاہ صاحب والے جھگڑے کی بات کر رہے ہیں. تاریخ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون کس سائٹ پہ کھڑا تھا. آپ دیکھیں نا, میں عمران خان صاحب کا کرٹک ہوں نا, وہ بھی غلط کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ہر بات دیکھیں ہر نا بات. اچھا کیسے کیا غلط کرتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو این آر او کی ترمیم آئی تھی, یہ این آر او دیا گیا تھا, بہت بڑا این آر او تھا, اور جب یہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے اس ترمیم سے فائدہ اٹھانے والا سب سے پہلا شخص بانی تحریک انصاف عمران خان ہوتا ہے. یا تو وہ کمرہ عدالت میں ٹھہر کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے ان نئی ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھانا, میرا کیس پرانے اس کے مطابق چلایا جائے. اس نے پہلے درخواست دے دی, درخواست دے دی. آپ کی پریشانی یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ آیا نا وہ ایک تو قاضی صاحب کو دباؤ میں جاری کرنا پڑا ہے, قاضی صاحب کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ عمران خان روز اڈیالہ میں رگڑتے تھے, ان کو ایک فیصلہ جاری کرنا پڑ گیا اور اس کی وجہ سے سارا پلان بڑھ گیا. توشہ خانہ 2 بھی بڑھ گیا, آپ کو پیچھے کر دیا. میں وہ میرے بڑے بھائی ہیں. میں جانے سے پہلے بتاتے جائیں, آپ بالکل سوال کریں, جانے سے پہلے یہ بتا دیں. آپ تو کہتے تھے کہ قاضی فیصل صاحب یہ نیب ترمیم کا فیصلہ دیں اور اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک ریٹائرڈ نہیں ہوں گے تاکہ عمران خان کو فائدہ نہ پہنچے. قاضی صاحب نے تو فیصلہ دے دیا نیب ترمیم والا. یہ مخصوص نشستوں والا تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ تو کو فیصلے بڑی جلدی ہوتی ہے کہ یہ اس فیصلے پہ آپ بات نہیں کرتے کہ یہ فیصلہ بھی جلدی آ جائے. کیا یہ آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں نا؟ اگر یہ فیصلہ مخصوص نشستوں والا قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے آیا یا ریٹائرمنٹ کے بعد آیا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگلا پلان بھی پتہ ہے ساروں کو, اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ مخصوص نشستیں بھی پی ٹی آئی کو ملے گی. منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بھی بنیں گے, آئینی عدالت بھی نہیں ہوگی. تو بس سر آپ بھی یہاں پہ, میں بھی یہاں پہ, اب جہاں سے بابا صاحب آپ سوال کھو گئے. خبر چلی کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا جگہ پی ٹی آئی ایگری کر رہی ہے. ہاں جی, اس میں کس حد تک صداقت ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہاں اس میں سمپل بات یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی نے ایک گیم کی تھی. وہ گیم یہ کی تھی کہ انہوں نے ہلکا سا ایک اشارہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ مولانا صاحب حکومت کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم مولانا صاحب کہیں گے کہ مولانا صاحب ہم بھی اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے تو ہم بھی تیار ہیں ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں. وہ سے چاہ یہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہفتے اور اتوار سے پلان آگے جائے, کہ کسی طرح سے ہفتے اور اتوار کو نہ ہو, اور جب سوار کو یہ معاملہ جائے گا تو سوار کو ہم پیٹیشن ڈال دیں گے یا کوئی نہ کوئی چلا جائے گا سوار کو, تو پھر یہ فائدہ ہو جائے گا. پھر یہ فائدہ ہو جائے گا کہ سوموار کو پھر یہ فائدہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ جب عدالت میں چلا جائے گا تو اگر سوموار تک یہ پلان رہا تو پھر یہ کریں گے کہ پھر عدالت ظاہر ہے ٹیک اپ کر لے گی. تو وہ ایک اس طرح سے مجوزہ ترمیم کو بالکل ٹیک اپ جو ابھی پاس میں نہیں ہوئی, بالکل 100%. بندیال صاحب والا دور یاد میرا خیال ہے اب شاید نہ کریں گے کہ کل پتہ چل جائے گا, لیکن اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آئینی ترمیم ہونے نہیں جائے. تو پھر یہ جو آئینی ترمیم کی درخواست ٹیک اپ ہونی تھی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی ٹیک اپ ہو گئی, سمار کو شاید ٹیک اپ ہو جاتی, یہ کس نے ٹیک اپ کرنی تھی اور کس کے اس میں حقوق جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے؟ یہ تحریک انصاف کے ہو رہے تھے یا ججز کے ہو رہے تھے؟ دیکھیں ججز نے بنیادی انسانی حقوق اور عدلیہ کی آزادی اور ان تمام چیزوں پر آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے, اور ان کے حلف میں یہ ہے کہ ان کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں, کان بھی کھلے ہیں. تو جب آپ واردات ڈالنے لگیں گے تو اس واردات کا راستہ سپریم کورٹ روکے گی. جو کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا جا رہا ہے ان کا کریڈٹ سیکنڈ ہے. پہلا کریڈٹ ان 8 ججز کا ہے جنہوں نے ہفتے والے دن وضاحتی فیصلہ جاری کر کے اور پورے پلان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کی ہے. وہ فیصلہ تو آج الیکشن کمیشن نے مانا ہی نہیں. اب الیکشن کمیشن نے مانا ہی نہیں جناب. اب دیکھیں الیکشن کمیشن اور یہ چاہ رہا الیکشن ہے, کمیشن چلا گیا, جو نیا الیکشن ایکٹ ہے اس پہ چلا گیا, اب اس کا جائزہ لے کے لگتا ہے یہ کہ سیٹیں ذرا سے بحال ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں مخصوص نشستیں پر الیکشن کمیشن کرے نا, ہمت جرات کرے دے نون لیگ پیپلز پارٹی کو دے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 2/3 اکثریت بس اس حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے, اور اس پلان پہ زبردست کام چل رہا ہے, ٹھیک سے میں جا رہا ہے, اور آئینی ترمیم نہیں ہو رہی, اور ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پیرامیٹرز پہ آتے ہیں اور آپ آئینی عدالت بناتے ہیں اس کے اوپر تو ہم تیار ہیں. چلیں ابھی تو مولانا صاحب تو 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر تیار ہیں. ابھی تو مولانا مجھے یہ بتائیں کہ آج اس بات پہ آپ خوش ہو رہے ہیں
कल को आप मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल तो नहीं कह रहे होंगे कि मौलाना साहब ने पलटी मार ली? यार देखें, मौलाना साहब ने आज अभी तक तो ये कह दिया ना कि वो आइनी तरमीम का जो मुजवजा मुसवदा है उसको 100% मुस्तरद करते हैं। तो बाकी वो तो भैया मुस्तरद कर चुके हैं, अब तो नया मसवदा पीपल्स पार्टी के साथ और मौलाना साहब की जमात मिलकर तैयार कर रही है ना। तो ठीक है, पता चल जाएगा। तो मौलाना साहब जो मसवदा लेके आएंगे उसके लिए आप रेडी हैं? 2006 सपोर्ट करेंगे? अच्छा मेरा सुनो, 2006 में इमरान खान ने आइनी अदालतों से मुतल्लिक़ इत्तफ़ाक़ किया था, उसके दस्तखत मौजूद है, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए मसला चार्टर ऑफ ये डेमोक्रेसी जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने आईनी उसके ऊपर अदालतों दस्तखत किए किए हैं। हुए हैं, देखें। आईनी अदालतों के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, 2006 में था ना, पीपल्स पार्टी उसके बाद 18वीं तरमीम की है, तो ये 2006 वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल कर लेते पहली बात। दूसरी बात यह कि 2013 से 18 तक भी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही पेज पे थी, उसको कर लेते। अगर उस मसला ये है आज अगर हो रहा है तो क्या उसमें बुराई है? सर, क्या हर्ज है? सर वो नज़र आ रहा है ना, क्या नज़र पूरे आ रहा है? पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए सारा कुछ हो रहा वो है। सर बात क्लियर कर दी, आप अंदर थे नहीं ना, आपके पास पूरी खबर है। यहाँ तक वासे अंदर क्या बात है? थोड़ा सा आगे ये तैयब बलोच साहब ने कहा आगे आगे ये इमरान खान का अच्छा आप जाएँ। इमरान खान का सवाल आप नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सर अभी बात ये, मैं इमरान हुसैन साहब से मुझे मोहब्बत है, इज़्ज़त है, मैं इनको अगर फ़ोन पे भी ये कहता हूँ कि बस आप मंसूर लिखा आपने मेरे कान में जो बात की है ना, आप उसके बाद चले, आपकी मेहरबानी, आप चले, मैं आपको इनको रोक नहीं सकता, रिकॉर्डिंग के बाद बता दीजिएगा। क्योंकि उसके बाद मेरी मजबूरी है आपको कहना कि आप जाएँ। बलोच साहब हाँ जाएँ जाएँ। अब बताएं जी, और इसमें क्या हुआ? अच्छा जी, फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी इस मामले के ऊपर वो ये थी कि एज जो मिलिट्री कोर्स के हवाले से एज वाले तो डिसाइड कर लेंगे, मिलिट्री कोर्स का मिलिट्री कोर्स वाले पे ये कहा गया कि एपेक्स कमेटी जब बनी थी ना, जब तो उसमें भी ये बात जो नेशनल एक्शन प्लान की तरह एपेक्स कमेटी है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शिकवे शिकायत दिए गए। शिकायतें किए गए कि आप इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में कोई एक केस ऐसा बता दें जिसमें किसी को सज़ा हुई हो, आप हमें शहीद के कातलों के जो दहशतगर्द हैं उनको सजा दी गई हो। तो उस पर फिर ये डिस्कशन ये ज़रूर हुई थी कि आइनी तरमीम के ज़रिए सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको भी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल किया जाए। शामिल किया जाए। लेकिन इस मामले पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात, अब वो सबसे पहले इख्तलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद किया और मुस्लिम लीग नून के अपने मेंबरान ने ये कहा कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, तो इसलिए ये तजवीज़ जो है ये ड्रॉप कर दी गई। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब यानी ने इस मुजवजा तरमीम में मिलिट्री कोर्ट के क़याम और उसमें सिविलियन का ट्रायल हो वो नुकता भी शामिल था, लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हुई, उसके अलावा दीगर इत्तेहादी साथी जमातें शामिल नहीं हुई, नून लीग के भी कुछ रहनुमा थे जिन्होंने एतराज़ किया था कि फ़िलहाल इसको ड्रॉप कर दिया जाए। मौलाना फजल रहमान ने भी एतराज़ किया था कि इसको फ़िलहाल आप शामिल ना करें, और आज वकला की जानिब से भी उस पर एतराज़ उठाया गया है कि आप इसमें शामिल ना करें। और जहाँ तक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील का मामला है, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं, उस पर भी वज़ीर कानून आज़म तारा ने ये कहा है कि आप जो वकला यहाँ पे बैठे हैं, आप बताएं कि आइनी अदालत का जो जज होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, उसकी उम्र की मयाद या हद कितनी होनी चाहिए, आप गाइड करें, आप तजावीज़ दें। जो भी आपकी तजावीज़ आएंगी उसे भी जो मुजवजा आइनी पैकेज है उसमें शामिल किया जाएगा। जहाँ से बाबा साहब मैं आपसे इजाज़त तो चाहूँगा, मैंने सदीक जान अचानक में आ गए, आपको पूरी तरह से शामिल नहीं कर सका, आपसे भी माजरत और देखने वालों से भी माजरत, लेकिन सदीक जान के साथ भी अच्छी गुफ्तगू हो गई। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं, 19 मिनट का हो चुका है। तो नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और जहाँ से प्रवासी से भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।